जी हमारे साथ जुड़े मुरारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल ईशान जी, जब से एग्जिट पोल के रुझान सामने आए हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि 28 से 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सीट दी जा रही है। लेकिन क्या लगता है कि ये जो रुझान है आज शाम तक नतीजों में तब्दील हो पाएंगे, खासकर जो अभी स्टार्टिंग में ट्रेंड बना हुआ है काउंटिंग का? जी कर्नल ईशान जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? केदार जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए दोनों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मुरारी मिश्रा जी, मध्य प्रदेश जो कि भारतीय जनता पार्टी का काफी दशकों से हम कह सकते हैं कि गढ़ बना हुआ है। लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत मेहनत की यहां पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान। कांग्रेस ने भी इस बार नेक टू नेक फाइट करने की कोशिश की है। लेकिन आपका विश्लेषण क्या कहता है? 29 सीटों में से अब तक जिन सीटों के रुझान आए हैं, बताया जा रहा है कि लगभग 26 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। क्या ये जो ट्रेंड है ये रिजल्ट में तब्दील होगा? देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना हुआ है जी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जब एक था तो कांग्रेस अगर मध्य प्रदेश में जब भी सरकार बनाई या मजबूत स्थिति में दिखी तो उसका बहुत बड़ा कारण था छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटें और छत्तीसगढ़ से विधानसभा में जो विधायक चुनकर जाते थे वो मध्य प्रदेश में सरकार बनाते थे। मध्य प्रदेश में मालवा है, निमाड़ है, भोपाल का क्षेत्र है, आपका बुंदेलखंड का एरिया है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत रही है, शुरू से मजबूत रही है। और ये सब जो मालवा का इलाका है और राजस्थान गुजरात से सटा हुआ इलाका है। अभी जो ट्रेंड में जो 2-3 सीट आप बता रहे हैं, इसमें मेरे को लगता है कि एक छिंदवाड़ा की सीट होगी जहां पे कमलनाथ जी अपने आप में मजबूत है। कांग्रेस को मैं मजबूत नहीं मानता। अगर आप कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा से आप हटा देते हैं तो वो भी सीट कांग्रेस कभी नहीं जीत सकती। दूसरी सीट मेरे को लगता है कि हो सकता है मंडला की एक सीट होगी जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी मरकाम जी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। 4 बार के एमएलए हैं, पूर्व मंत्री रह चुके, लगातार 4 बार से चुनाव जीत रहे हैं। और दूसरी ओर फग्गन कुलस्ते जब विधानसभा चुनाव हारे थे इसी लोकसभा के सीट से, तो मेरे को लगता है कि एक मंडला की सीट हो सकती है। और जैसे कि आपका ग्वालियर चंबल संभाग में भिंड है, मुरैना है, राजगढ़ दिग्विजय सिंह जी अच्छा चुनाव लड़े। लेकिन मेरे को लगता है कि ये टैली आकर या तो छिंदवाड़ा कांग्रेस जीत सकती है या हो सकता है मेरे को लगता है कि 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी इस पर जीत सकती है। लेकिन हाँ, छिंदवाड़ा कमलनाथ जी अपने आप में बहुत मजबूत हैं और वो चुनाव भी अपने दम पर लड़े। न वो राहुल गांधी जी का फोटो लगाए, न राहुल गांधी जी को चुनाव प्रचार में बुलाए, न कांग्रेस के किसी बड़े नेता को बुलाए। कुल मिलाकर कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी गुटी राजनीति के कारण, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बाहर चले जाने के कारण, छत्तीसगढ़ का अलग होना जिसमें शुक्ल बंधुओं का प्रभाव मध्य प्रदेश में, कांग्रेस में शुक्ल बंधु रहते तो मध्य छत्तीसगढ़ में थे, लेकिन सबसे लोकप्रिय नेता शुक्ल बंधु ही मध्य प्रदेश में माने जाते थे। छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई। दिग्विजय सिंह की गलत राजनीतियां, गलत वक्तव्य, गलत बयानबाजी और 10 साल जो वो सीएम थे उससे मध्य प्रदेश को इतना पीछा कर दिए, जो पीछा आज तक कांग्रेस नहीं छोड़ा पा रही है दिग्विजय सिंह जी को। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर आगे लेकर कांग्रेस चलती तो मेरे को लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत हो सकती थी। लेकिन कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का और छत्तीसगढ़ में शुक्ल बंधु का अलग हो जाना, ये 2-3-4 ऐसे कारण थे जिससे वहां पर नेताओं का अभाव हो गया मध्य प्रदेश में। अब कोई विश्वसनीय चेहरा कांग्रेस के पास बचा नहीं। कैडर और पार्टी के बड़े नेता छोड़कर भाजपा में चल दिए, निराश हो गए, दुखी हो गए। और कांग्रेस ऐसा एक्सपेरिमेंट करी जैसे दिल्ली में कन्हैया कुमार को उतारा, उसी तरह से इन्होंने फूल सिंह बरैया को शायद मुरैना से टिकट दिया, जो आप जानते हैं कि कितने बड़बोले हैं। ब्राह्मण समाज को गाली बकना, हिंदू समाज को गाली बकना, हिंदू समाज सनातन धर्म के देवी देवताओं को गाली बकना, ये सब चीजें विकास कर नहीं पाना। मैं आपको बताया कि सड़क, पानी, बिजली 10 साल खत्म हो चुका था दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे। कुल मिलाकर चारों तरफ से मध्य प्रदेश में कांग्रेस घिरी हुई है, बहुत बुरी स्थिति में है। कैडर नाराज है, नेता है नहीं, कमलनाथ जी की उम्र हो गई है। पीछे की जो वजह है इस पर भी हम
जरा जरूर चर्चा करेंगे। और मुरारी जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अभी छिंदवाड़ा का एक बड़ा अपडेट आया है, जो नकुलनाथ कांग्रेस के प्रत्याशी है वो 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। विवेक बंटी साहू बीजेपी के प्रत्याशी लीड बनाए हुए 10,000 वोटों की। तो क्या लगता है कि इस बार छिंदवाड़ा में, जैसा कि हमने देखा कि बीजेपी के तमाम दिग्गजों का जमावड़ा था, एक तरह से पूरी कैंपेनिंग छिंदवाड़ा के नाम पर रही है, तो क्या इस बार ये जो गढ़ माना जाता है कमलनाथ की वजह से, जैसा कि आपने भी कहा कांग्रेस का, इसमें सेंध लगाने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी? देखिए, मैं आपको अभी बोला, इस आप अपडेट दिए उसके पहले मैं बोला कि हो सकता है कि छिंदवाड़ा की सीट भी कांग्रेस खो दे। याद रखिएगा 2019 में नथन शाह जी लड़े थे, आदिवासी नेता थे, मात्र 35,000 वोटों से नकुलनाथ जी जीते थे। मात्र 35,000 वोटों से 36,000 का वोट था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा को टारगेट में लिया। बीच में खबर यह भी आई कि कमलनाथ और उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि पेच यहां पे फंस गया कि कमलनाथ के ऊपर जो दिल्ली दंगे का आरोप है और भी जो उनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश, वो कमलनाथ के लिए आड़े आ गए। ऐसा मेरे को जानकारी मिली। वो भारतीय जनता पार्टी नकुलनाथ को लेने के लिए तो तैयार थी, लेकिन कमलनाथ जी को शायद लेने के लिए तैयार नहीं थी। वहां पेच फंस गया। ये सब बातें कमलनाथ जी के व्यक्तित्व को कम करती है। बिल्कुल, छिंदवाड़ा पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मुरारी जी, इस समय हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से, कर्नल ईशान जी भाजपा से जुड़े। कर्नल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। केदार सिरोही जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। केदार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल ईशान जी, अब तक जो मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर ट्रेंड सामने आ रहा है, बीजेपी लगातार बढ़त बनाई हुई है। एग्जिट पोल में भी यही रुझान देखने को मिले थे। क्या लगता है ये जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो पाएंगे? देखिए, जहां तक इसका सवाल है एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट होंगे कि नहीं जी, तो प्रत्यक्ष को किम प्रमाणम सामने दिख रहा है। और हम तो शुरू से कहते आए कि हम 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीतेंगे, और इसमें हमें कोई शक शुबा पहले दिन से ही नहीं था जी, कि हम नहीं जीतेंगे या किसी तरह की कोई समस्या है। कोई समस्या नहीं है। 29 की 29 सीटें हम जीत रहे हैं मध्य प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन 400 के पार बिल्कुल जाएगा जी। और अब पुनः एक बार मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। केदार जी, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सुबह से एक जो ट्रेंड चला आ रहा है, पहले तो छिंदवाड़ा में कांग्रेस आगे थी, अब जो आपका गढ़ है वहां पर भी नकुलनाथ 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। देखिए, ये चलता रहता है। अभी 2 बजे तक इस तरह के ऊपर नीचे होते रहेंगे आंकड़े। एक क्षेत्र जो है वो अलग अलग उनका अपना रहता है। हो सकता है बंटी साहू जी का जो गांव या उनका अपना क्षेत्र आया हो उससे वो आगे हो गए हो। कोई चिंता की बात नहीं। आप देखिए, पूरे देश में पहले राउंड में माहौल क्या था, दूसरे राउंड के बाद माहौल क्या होता जा रहा है, तीसरे में आप देखिएगा जब तक 7-8 राउंड आएंगे उस समय तक हम लोग बड़ी अच्छी पोजीशन में होंगे। मध्य प्रदेश में अच्छी पोजीशन में होंगे और देश में भी अच्छी पोजीशन में हम लोग जी। हमारा जो 295 का आंकड़ा है वो हम अचीव कर लेंगे। ये 5-6 राउंड तक का बात है। देखिए, चुनाव जब होते हैं, जब काउंटिंग होती है, तो अलग अलग 8 विधानसभा है जी। फिर एक विधानसभा में भी 4-5 तरह के क्लस्टर अलग अलग होते हैं, जिसमें कहीं एक पार्टी कमजोर होती है, कहीं दूसरी मजबूत होती है। तो ये अभी थोड़ा बहुत चलेगा, पर हाँ, मुझे उम्मीद है कि हम लोग 12 बजे के बाद जो है हम पूरे देश में लीड करेंगे, मध्य प्रदेश में लीड करेंगे और आंकड़े बहुत अच्छे आने वाले हैं। हम लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा है, मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा है, जनता की भावना के साथ चुनाव लड़ा है। हमने पूरे चुनाव को वास्तविकता में जो चुनाव होना चाहिए उस पर केंद्रित रखा, मुद्दों पर, कि हमारा वर्तमान हमारी प्रॉब्लम, हमने जो स्वैट एनालिसिस जिसको हम लोग कहते हैं, हम स्वैट एनालिसिस देश का जो था उस पे रहे हैं। लोकल हमारा जो कैंडिडेट था वो उस पर किसी भी तरीके का मास्क नहीं था। भाजपा के जो जितने भी प्रत्याशी थे उन्होंने मोदी जी का मास्क पहना था, मोदी जी ने भगवान राम का मास्क पहन लिया, जनता कंफ्यूज थी। तो ये अभी आप देखिएगा 12 बजे तक हम हमारी स्ट्रेटजी में कामयाब होते जा रहे हैं और जनता का जो आऊंगा कर्नल जी, आपसे जरूर जवाब लूंगा इस पर जी। कर्नल जी, स्वॉट एनालिसिस यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, सब चीजों को कांग्रेस ने बखूबी मापा और उसके बाद जनता के बीच मुद्दों के साथ उतरी, कांग्रेस का कहना है। लेकिन केदार सिरोही जी जैसे कह रहे हैं कि लगभग 2 से ढाई घंटे और प्रतीक्षा कर लीजिए साहब, उसके बाद जो आंकड़े हैं वो भी तब्दील होंगे और फेवर में जाती हुई चीजें दिखेंगी। क्या कहेंगे इस पर?
इस पे सबसे पहली चीज तो ये कहूंगा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आज 2 से ढाई घंटे के बाद भी कांग्रेस प्रवक्ता आते रहेंगे चैनलों पर। ऐसा ना हो कि आना ही बंद कर दें। जी आऊंगा केदार जी। सिरोही जी आप बोल लेने दीजिए। जी पहली चीज जहां तक स्वॉट एनालिसिस की बात है, बड़ी अच्छी बात है कि अगर किया है इन्होंने, लेकिन लगता तो नहीं है, क्योंकि 2014 के बाद भी इन्होंने कुछ एनालिसिस किया होगा और 2019 में उसका परिणाम देख चुके हैं। अगर इतना एनालिसिस इन्होंने किया होता तो मध्य प्रदेश में खासकर जो कांग्रेस की स्थिति हुई जी, जो इतने लोग इनको छोड़ के चले गए, उनकी गलतियों की ही वजह से गए। अगर इन्होंने गलतियों का सही रूप से आकलन मूल्यांकन किया होता तो ये स्थिति नहीं आती। अभी सिरोही जी ने एक चीज कही कि मोदी का मुखौटा पहन के, भाई साहब मोदी का मुखौटा नहीं है, मोदी देश का प्रधानमंत्री है और वो देश को आगे ले जाने वाला प्रधानमंत्री है। कम से कम जगत माता और जगत भैया और जगत दीदी वाली पार्टी तो नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, फिर भी जो है सिर पे लेके घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति तो नहीं है। कम से कम ये तो नहीं होता है ना कि खाली परिवार की बात कर रहे हैं। जब भी भारतीय जनता पार्टी ने बात की, देश की बात की, देश के विकास की बात की, आप कुछ भी कहते रहिए, उसमें विरोधी है, विपक्ष है, हर तरह के उलझुल आरोप भी लगाए गए, हर तरह के अपशब्द भी बोले गए, सारी बातें होंगी। लेकिन आज का दिन उन सब चीजों को छोड़ देने का है, क्योंकि उसका कोई औचित्य और महत्व नहीं रह गया है। आज की तारीख में हमने ये देखना है कि जनता ने उन सभी चीजों को सुनने के बाद जनता ने अपना स्वॉट एनालिसिस क्या किया है, क्या जनता ने स्वॉट एनालिसिस किया है या नहीं किया है। जैसे सिरोही जी कह रहे थे, मैं पूर्ण रूप से एक बात पे सहमत हूं कि 2-2.5 घंटे बाद सारी तस्वीर जो कि हमें तो क्लियर है, इनको भी क्लियर हो जाएगी। और मैं जरूर सिरोही जी के माध्यम से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट में आते हैं, ऐसा ना हो कि 12:30 बजे के बाद आना ही बंद कर दे और फोन भी ऑफ कर दे। केदार जी, स्वॉट एनालिसिस पार्टी ने तो खूब किया है, लेकिन जनता के स्वॉट एनालिसिस पर क्या कांग्रेस इस बार खरी उतरेगी? यस, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, हम लोग, मैंने ये शब्द इसलिए उपयोग किया है जी कि हमारे जो लीडर थे वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, इधर पूरा मुंबई तक आए, तो हम लोग ने ग्रास रूट लेवल जो एक्चुअल भारत का मालिक है, जिसको हम वोटर कहते हैं जी, उससे कनेक्ट हुए। हमने कोई हमारी पार्टी का जिला अध्यक्ष से नहीं ज्यादा चर्चा हुई, पार्टी के एमएलए एमपी से नहीं हुई, या जो प्राइमरी मेंबर थे उससे नहीं हुई, वो तो आप लोगों ने भी देखा। हर उस वर्ग से मिले हैं जो हमारा मालिक है इस देश का जी। और उन्होंने अपनी समस्या दिखाई, हमने उस समस्या का बेहतर समाधान। देखिए, किसानों के लिए हमने एमएसपी का कानून लेके आए, वहीं आदिवासियों के लिए भी सेम उनका प्रोड्यूस है, महुआ, गुल्ली, अचार, एड़ा, बेड़ा, जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जी, हमने उनके लिए भी एमएसपी की बात की। हम यूथ से मिले, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। ये कांग्रेस के राज में जो सरकारी स्कूल में पढ़ के गए जी, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ के गए, वो विश्व की टॉप जो कंपनियां हैं, कारपोरेट, उनके सीईओ बने। भारतीय जनता पार्टी के राज में गलगोटिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आविष्कार ही कह लें या स्थापना हुई है, उससे आप देख लीजिए कि पकोड़ा तलने वाला काम हुआ। तो हमने वो चीज भी समझी है, और एजुकेशन को मैं बड़े रिफॉर्म की बात करते हुए हमने पेपर लीक की बात की है कि भाई पेपर लीक नहीं होने देंगे, हम एजुकेशन सिस्टम को पूरा ठीक करेंगे। दूसरी बात, हम नौकरियां निकालेंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, समानता देंगे। और तीसरा, एक बेसिक इकोनॉमी का जो रूल है, ग्रास रूट पे जितना पैसा आएगा, जितना परचेसिंग पावर बढ़ेगा, उतनी हमारी इकोनॉमी जो है वो मजबूत होगी। मतलब परचेसिंग पावर, नंबर आप लोगों का, वो मैं, हम दो और हमारे दो वालों का नहीं। हम दो और हमारे दो वाले तो क्या है, 15 लाख का सूट भी पहन लेते हैं, वो पेन भी रख लेते हैं 2-3 लाख का। सर, यहाँ तो 1 रुपए वाला पेन लेने में भी तकलीफ है, उसमें भी टैक्स है 18%, 20 पैसा तो उसमें भी टैक्स ले जाते हैं वो विश्व आगे बढ़ाने वाले। तो हमने उस चीज को समझा कि तो महिलाओं के लिए हमने 1 लाख रुपए की बात की है, हमने जीएसटी से खेती को बाहर करने की बात की। देखिए, बहुत लॉजिकल बात है कर्नल साहब, अभी तो नहीं मानेंगे, पर डिबेट छोड़ के जाएंगे उसके बाद मानेंगे। खेती घाटे का है जी, खेती को सब्सिडी चाहिए और खेती पर टैक्स भी लगाना है। इट्स ए मोदी मॉडल, वेरी यूनिक मॉडल, कि
घाटा भी है और टैक्स भी लेना। हमने उसको टैक्स हटाने की बात की भाई, जब तक आप इस तरह के रिफॉर्म की बात नहीं करोगे। दूसरी बात ये रही, हमने जो चुनाव लड़ा सर, पूरे चरणों में हम मुद्दे से दाएं बाएं नहीं हुए जी। एक कोई विश्व गुरु थे, भगवान भी कह लो, आजकल क्या पता माने कि नहीं, कर्नल साहब माने तो मान ले, जो भगवान अभी नया अवतारित हुए हैं, अब क्या पता वो उनका तो कुछ भी हो सकता है। भगवान की बातें हैं, वो तो नाली से गैस भी बना देते हैं, वैसे नेता हैं। उन्होंने तो कहा था डॉलर को नीचे ले आएंगे, और वो डॉलर तो भागता ही जा रहा है। उन्होंने कहा था पेट्रोल डीजल कम कर देंगे, जी समझ में ही नहीं आ रहा। उन्होंने कहा गरीबों को दाल देंगे, मध्य प्रदेश में कर्नल साहब की पार्टी ने दाल में भी घोटाला कर दिया। ठीक है, तो ये तो स्थितियां है, ये जनता समझ चुकी है, और जनता इस बार नेता चुनना चाह रही है, नेता जो कि आपकी समस्याओं को समझ सके। चलिए, जो आपकी समस्याओं को समझे, जनमानस के दुखों में सहभागी हो, ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव इस बार जनता करना चाह रही। मुरारी जी से इस पर पहले कमेंट लूंगा, फिर मैं कर्नल जी करूंगा। मुरारी जी, जैसा कि कांग्रेस लगातार महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं के मुद्दे को विधानसभा चुनाव से ही उठाती रही, इस बार भी बहुत पुरजोर तरीके से मुद्दों को उठाने की कोशिश बतौर विपक्ष कांग्रेस ने की है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मुद्दे इस बार का जो लोकसभा चुनाव था, चूंकि दोनों ही चुनाव के जो मुद्दे होते हैं बहुत अलग होते हैं, विधानसभा लोकसभा के, प्रासंगिकता इनकी रही होगी, जनता के बीच में एक मैसेज देने में जो विपक्ष है वो कामयाब हो पाया होगा? देखिए, महंगाई और बेरोजगारी एक ऐसा प्रश्न है जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार को ही कैसे दोष ठहराया जा सकता है। अगर सब्जी महंगी है, अगर जिस राज्य में दाल होता है, क्या उस राज्य की जिम्मेदारी नहीं है? क्या उस राज्य को प्रोक्योरमेंट पे ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या वो अनाज की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी क्या केंद्र की है? राज्य सरकारें सब्जी का उत्पादन करे, फलों का उत्पादन करे, दूध का उत्पादन करे। तो मेरे को लगता है कि महंगाई के बारे में सिर्फ किसी भी पार्टी के केंद्र में सरकार हो, सिर्फ केंद्र को दोषी ठहराना मैं कहीं सूचित नहीं मानता। और फिर क्या आज मान लो थोड़ी देर के लिए मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते हैं, मान लो कोई और प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो क्या वो पेट्रोल का दाम 20 रुपए कर देंगे? क्या 40 रुपए कर देंगे? क्या डीजल का भाव 20 रुपए कर देंगे? क्या 30 रुपए कर देंगे? गैस सिलेंडर 2014 में 1100-1200 रुपए था गैस सिलेंडर बिना सब्सिडी वाला। देखिए, बोलने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है, कुल भी उलझुल बातें कही जा सकती हैं। महंगाई और बेरोजगारी पर राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर लड़ना चाहिए। सिर्फ आप केंद्र को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अनाज का उत्पादन, फलों का उत्पादन और दूध का उत्पादन जिससे महंगाई बढ़ती है, ये राज्य सरकार का विषय है, इससे केंद्र सरकार का कोई विषय नहीं है। और रही बात वोट पड़ने की बात, तो महंगाई जब बढ़ती है तो लोगों के इनकम भी बढ़ते हैं। पहले हमारा तनख्वाह था 18,000 20,000, आज हमारा तनख्वाह हो गया 40,000 50,000। एक शिक्षा कर्मी आज से 10 साल पहले जब शिक्षक की नौकरी लगती थी पंचायतों के माध्यम से, तो उसको तनख्वाह मिलता था 6,000 6,500 7,000 से लेकर 9,000 तक। आज उसी शिक्षा कर्मी की तनख्वाह हो गई, जब वो शिक्षक बन गया तो 60,000 70,000 रुपया उसकी तनख्वाह हो गई। किसानों की आय पहले 1 एकड़ में खेती करने में मुश्किल से 2-3 हजार बचते थे, आज धान का समर्थन मूल्य मिलने के बाद, बोनस मिलने के बाद उसी किसान को प्रति एकड़ 10,000 रुपए तक का फायदा हो रहा है। तो देखिए, ऐसा है, जब महंगाई बढ़ती है तो इनकम भी बढ़ता है, खासकर सरकारी कर्मचारियों का। रही बात रोजगार का, तो आप ये मेरे को बताइए, पहले गांव में इंदिरा आवास बनते थे, 2 या 3 बनते थे साल में, आज प्रधानमंत्री आवास बन रहा है 100-100 150-150 मकान। क्या वहां पे रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को? पहले एक दिन में 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर की रोड बनती थी, आज लगभग 37-38 किलोमीटर की रोड बनती है। क्या वहां पर रोजगार नहीं मिल रहा है? क्या शौचालय जो बन रहे हैं आपके 12-13 करोड़ जो शौचालय बन रहे हैं, तो क्या शौचालय बनाने में क्या रोजगार नहीं मिल रहा है? क्या आपका स्टार्टअप के माध्यम से क्या लोगों को अपने पैरों पे खड़े होने का मौका नहीं मिला? क्या मुद्रा लोन योजना जो लगभग 50 करोड़, जिसमें से 30 करोड़ महिलाओं को लोन दिया गया बैंकों के माध्यम से, इस सरकार की योजना के तहत, क्या उसमें लोगों को रोजगार नहीं मिला? जब कोई एक स्टार्टअप खड़ा होता है, और आपका एक रिपोर्ट भी आया था, 8-8.5 हजार करोड़ की कितनी कंपनियां तैयार हो गई भारत में, उन लोग 12-12, 15-15, 20-20 लोगों को अपने यहाँ रोजगार देना। देखिए, ये विषय ऐसा है कि बोलने में
आप कुछ भी बोलते जाइए, जनता। और बड़ा दुर्भाग्य है, कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार भगवान को बीच में लाते हैं। बताइए, बार बार राम को लाते हैं, राम को मुखौटा बोलते हैं। अरे इनको शर्म आनी चाहिए। सनातन को गाली बकना, हिंदू को गाली बकना, भगवा को आतंकवादी बोलना, मंदिर जो जाते हैं उनको छेड़छाड़ का मतलब उनके चरित्र हत्या करना, मतलब बड़ा विचित्र है। अरे आप राजनीतिक टिप्पणी टिप्पणी करिए। 10 साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल सड़क, पानी, बिजली को बर्बाद कर दिए। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं केदार जी। ठीक है जी, नहीं जीते जाते। ठीक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बर्बाद किया है। कर्नल जी आपकी बात रखें। ठीक है जी, भगवान राम, ठीक है, बार बार ये इस विषय को मत लाइए। मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती कांग्रेस, गाली बकने से कांग्रेस आगे नहीं हो सकती। ठीक है, कर्नल जी आपकी बात रखें, फिर केदार जी से इस पर कमेंट लूंगा। कर्नल जी। देखिए, सबसे पहली चीज तो केदार जी ने कुछ विषय उठाए थे जी, लेकिन वो बहस का मुद्दा है नहीं, लेकिन उन्होंने आरोप के रूप में उनको उठाया, इसलिए मैं बोल रहा हूं जी। सबसे पहली चीज महंगाई की बात कर रहे थे। 2013-14 में महंगाई दर कितनी थी? अगर पढ़ा होगा तो याद होगा सिरोही जी को भी और सभी को। करीब करीब हम 11% को टच करने जा रहे थे। आज की तारीख में महंगाई दर कितनी है? 4.8, 6 से 8 के बीच में। सबसे पहली चीज ये हो गई। आप जब बात करते हैं महंगाई बढ़ गई, केदार जी ने भी कहा कि हम परचेजिंग पावर को बढ़ाएंगे। अरे भाई, परचेजिंग पावर 2014 से और आज की तारीख में परचेजिंग पावर बढ़ चुकी है। आपकी देश की पर कैपिटा इनकम कितनी अगर मैं पूछूंगा तो बता नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि 2014 में पर कैपिटा इनकम थी 67,000 रुपए और आज की तारीख में वो करीब करीब 1,70,000 के ऊपर पहुंच रही है। तो हमको ये समझना होगा। जहां तक रोजगार का सवाल है, एक तो सबसे बड़ी चीज है कि विपक्ष रोजगार का मतलब खाली सरकारी नौकरियों से जोड़कर जनता को भ्रमित करती है। हम जब रोजगार की बात करते, चलिए आप सरकारी नौकरियों की ही बात कर लीजिए। ईपीएफओ का डाटा साफ बताता है 2014 में जो ईपीएफओ का डाटा था 11 करोड़ 13 करोड़ के आसपास लोग उसमें थे जी। आज की तारीख में करीब करीब 28 या 30 करोड़ लोग हो गए। तो ये क्या है? क्या ये बढ़ा नहीं है? ये आंकड़ा बढ़ा है। तो ये जो संख्या बढ़ी है, संख्या कहीं हवा से नहीं आई। ये तो हुआ उन लोगों का आंकड़ा जो कि ईपीएफओ में रजिस्टर हो गए। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट हुआ या जो स्टार्टअप में गए, वो ईपीएफओ में नहीं आएंगे। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, सिरोही जी बड़ा गुणगान कर रहे थे अभी अपने स्वयंभू नेता का कि इतने किलोमीटर चल लिए। अरे भाई, चलना योग्यता नहीं होता है, उसके अलावा भी कुछ योग्यता होनी चाहिए। 8,000 किलोमीटर अगर चलने के और 3,000 किलोमीटर चलना अगर योग्यता हो तो सारे मैराथन धावकों को जो है सांसद बना दीजिए। आप दिन भर तो दौड़ते रहते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। योग्यता की बात करिए। धरातल पे आज की तारीख में आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी जी की यात्रा की बात की जाती है कि इतने किलोमीटर चले। बहुत अच्छी बात है, वो तारीफ के काबिल है कि भाई चले, कम से कम देश को जानना तो शुरू किया उन्होंने, लेकिन ये जानना अभी बहुत बाकी है। किस तरह के बयान देते हैं, किस तरह की बात करते हैं, न सिर न पैर। ठीक है, आपके नेता हैं, आप उसमें नहीं बोल पाएंगे। आप जैसे बाकी पे बोल देते हैं, मेरे लिए बोल रहे थे आप कि नहीं बोल पाऊंगा। मैं बोल रहा हूं, मैं खुल के बोलूंगा। आप पूछिए, मैं खुल के बोलूंगा। करेज ऑफ कन्विक्शन आपको भी होना चाहिए, मुझे भी होना चाहिए, लेकिन इस तरह की बात तो मत करिए। योग्यता वो नहीं है जी। इंदिरा गांधी जी का पोता होना योग्यता नहीं है, राजीव गांधी जी का पुत्र होना योग्यता नहीं है। इस चीज को समझेंगे अगर आप, तभी कांग्रेस का ओवरऑल हो सकेगा। और जब तक कांग्रेस उस परिवार से दूर नहीं होगी, परिवार की चरण वंदना नहीं छोड़ेगी, कांग्रेस की और दुर्गति हो जाएगी। चलिए जवाब ले लेते हैं। बोल रहा हूं, मैंने चुनाव के टाइम भी जब परिवार से दूर नहीं हुई केदार जी कांग्रेस, तब तक कुछ उद्धार नहीं हो पाएगा। जवाब दीजिए। ये झूठ बोलने के अलावा इनको कुछ आता नहीं। आप इनसे पूछिए, राजीव गांधी जी के बाद में
गांधी परिवार से कितने मुख्यमंत्री बन गए? अरे सुन लीजिए कर्नल साहब, कर लीजिए जी कर्नल साहब, ठीक है कर्नल जी जवाब ले लेते हैं पहले। जी केदार जी आपकी बात कर्नल साहब, रखें। आप तो आपके आगे कर्नल लगा हुआ है, इसलिए आप तो अनुशासित रहेंगे ना। मैं ये कह रहा हूं कि राजीव गांधी जी के बाद में गांधी परिवार से कितने प्राइम मिनिस्टर बन गए, कितने मुख्यमंत्री बन गए, आप बताओ ना। उसके जब है ही नहीं तो जबरन आप झूठ बोल बोल के जनता के सामने एक नरेशन क्रिएट करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का है। अरे कर्नल साहब शांत रहिए ना। ठीक है कर्नल जी मैं आपसे पूरा जवाब लूंगा, केदार जी को बात रखने का दीजिए। जी केदार जी। कर्नल साहब शाम तक आपको बोलना है, अभी देखो आप सीनियर आदमी हो, एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है सिरोही जी मैं ये कह रहा था, जी मैं ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं भारतीय जनता पार्टी की। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। अच्छा, अभी कर्नल साहब ने बात की योग्यता की। देखिए योग्यता है इसलिए विश्व स्तर की यूनिवर्सिटी राहुल गांधी जी को बुला रही है। योग्यता है इसीलिए राहुल गांधी कहीं भी खड़ के किसी भी मीडिया के साथी को जवाब देने के लिए तैयार है। हमारी योग्यता वो नहीं है सर, माफ करना, वो टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ नहीं सकते सर, वो थोड़ा सा हम कमजोर हैं सर। हम लोग सर वो मशरूम की सब्जी और काजू की रोटी खाने की योग्यता नहीं रखते हैं सर। हम वो दो लोगों के लिए काम करने के लिए इस देश में नहीं आए सर। हम देश में भाईचारा बिगाड़ने की योग्यता नहीं रखते हैं सर। और मेरे एक साथी अभी पत्रकार हैं, क्या है भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार हैं या भारतीय जनता पार्टी से हैं मुझे पता नहीं, पर हाँ दोनों में मिला जुला है उनका। वो उन्होंने कहा रोजगार, भाई साहब कल से रील बनाना चालू कर दो, रोजगार तो वहां भी क्रिएट हो जाएंगे। रील पे भी आजकल सुना फेसबुक भी पैसा देता है, उधर इंस्टाग्राम पे भी पैसा मिलता है, यूट्यूब देता है, यूट्यूब, फेसबुक पैसा नहीं देता, यूट्यूब देता है। अरे उधर भी थोड़ा जानकारी रखिए, जानकारी रखिए। ठीक है मुरारी जी आपसे जवाब। अरे भाई साहब जानकारी आपको नहीं है, मेरे को अच्छी है। फेसबुक भी पैसा देता है, इंस्टाग्राम भी देता है, जरा बच्चों से पता कर लेना, घर में बच्चे बड़े हो गए होंगे। आप कह रहे हैं रोजगार है ये, देखिए रोजगार को हर जगह क्लासिफाई किया है और ये जवाबदारियां सरकार नहीं लेगी तो कौन लेगी? आप कह रहे हैं कि एक मतलब डीजल कम नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? जनता किस लिए मत देती है? जनता टैक्स देने के लिए चुनती है क्या सरकार? आप जनता का वोट लेके एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात क्यों करते हो? फिर तो राजशाही ठीक था ना, हम किसानों से लेते थे ना आधी उपज का, फिर वही ठीक था। फिर ये लोकतांत्रिक सरकारें क्यों चले? और आप बीच में राम भगवान की बात कर रहे थे भाजपा वाले भैया। कर्नल जी फिर से आपके पास आऊंगा। 10 साल में कांग्रेस ने कितने रोजगार दिए, कितनी सरकारी नौकरी दी, बता दीजिए, आंकड़े बता दीजिए। इस बीच 2004 से 2014 के बीच में ठीक है मुरारी जी, केदार जी, सरकारी इस बीच एक पैनल को रोकना चाहूंगा मैं। एक वर्जन आ गया, पहले दर्शकों को हम वो सुनवा दें। लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। रवि किशन कुछ बोल रहे हैं, आपको सुनाते हैं। रवि किशन की तस्वीरें आपके सामने, मंदिर पहुंचे हैं परिवार के साथ पूजा अर्चना करने के लिए, और ये क्रम पहले भी जारी था चुनाव के दौरान भी, और अब चुनाव का जब नतीजा आने वाला है इस दिन भी हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी नेता है लगातार ऐतिहासिक है रामराज्य, ऐतिहासिक है रामराज्य बरकरार रहेगा। विश्व के सबसे बड़े नेता तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और देश की जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं। देश की जनता ने देश को जिताया और अपना विश्वास मोदी जी पर जताया। गरीबों, वंचितों, बेटियों, मातृशक्ति सब ने, किसानों ने, एक एक व्यक्ति ने, एक एक गरीब जो लाभार्थी रहा, वो आज प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। समस्त देश को, इस भारत को, इस नए भारत को, इस रामराज्य वाले भारत में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं रवि किशन, जिन्होंने अपनी बात रखी है। और बता दें कि लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया है। वहीं छिंदवाड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार नकुल नाथ ने भी नतीजों के दिन अपनी बात रखी है। जी हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लिया और मुझे पूरा भरोसा है कि छिंदवाड़ा की जनता अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर दोबारा देगी। देश भर के लिए क्या उम्मीद है? देखिए एग्जिट पोल जो भी बताए, आज रिजल्ट कुछ घंटे में आपके सामने आ जाएगा। कितना दावा कर रहे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है। तो नकुलनाथ कह रहे हैं कि पूरी उम्मीद है, एग्जिट पोल चाहे जो भी रुझान दे, लेकिन शाम तक जो नतीजे हैं वो सबके सामने होंगे और इसी पर बात की जाएगी।
तो नतीजों के दिन नकुल नाथ ने अपनी बात रखी। छिंदवाड़ा से उम्मीदवार हैं विवेक बंटी साहू, भाजपा से प्रत्याशी इनके सामने चुनौती बनकर मैदान में है, लेकिन कांग्रेस को पूरा यकीन है कि उनकी जो परंपरागत सीट है इस बार भी वो कांग्रेस के ही खाते में जाएगी, फतह हो जाएगी। लेकिन बीजेपी ने भी छिंदवाड़ा में इस बार पूरी मेहनत की थी। तो चर्चा में फिर से लौटते हैं, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। कर्नल जी, सिरोही जी जिस तरह से लगातार कह रहे हैं कि शाम तक नतीजे आ जाएंगे, अब नकुलनाथ ने भी बयान दे दिया है कि शाम तक जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी, लेकिन क्या शाम तक का इंतजार करना होगा? रिजल्ट तो मुझे लगता है कि जहां तक मेरी उम्मीद, मेरी व्यक्तिगत राय है जी, 2 बजे तक सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे कि क्या है। ट्रेंड्स भी ऐसे हो जाएंगे, काफी चरणों की मतगणना हो चुकी होगी, तो ट्रेंड्स क्लियर हो जाएंगे। शाम तक इंतजार बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि विनिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलने में टाइम लगता है, लेकिन ट्रेंड्स जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे। मेरे हिसाब से करीब करीब 2 बजे तक जो ट्रेंड्स हैं वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे कि क्या बन रही। कुछ सीटों का हो सकता है कि जिसमें कि भाई ऊपर नीचे है, लेकिन बाकी जनरली जो रिजल्ट है वो काफी हद तक सॉलिडिफाई होकर क्लियर हो जाएंगे 2 बजे तक। ज्यादा उसमें शक शुबा की गुंजाइश या फाइट की और इन सब चीजों की गुंजाइश नहीं रहेगी। और ये अभी भी आप जो दिखा रहे हैं 273, 252, ये भी ट्रेंड्स हैं। ये रिजल्ट तो खाली एक है, खाली एक रिजल्ट जो पहले ही चुनाव के पहले का ही रिजल्ट है, उसके अलावा तो बाकी ट्रेंड्स हैं। और अभी इसमें आपको मैं मतलब फिर सिरोही जी हो सकता है नाराज हो जाए, ये 252 में गिरावट आनी शुरू होगी, क्योंकि वो जैसे जिस जगह के बैलेट नहीं, सिरोही जी मैं ये कह रहा हूं कि 273 भी ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 2 बजे के आसपास 12 बजे के बाद जो चीजें शुरू होंगी वो करीब करीब कमोबेश रिजल्ट की तरफ बढ़ती हुई होंगी। और हम तो अपना विश्वास पूरा रख रहे हैं, जो हमने टारगेट रखा है हम वो अचीव करेंगे। ठीक है, बढ़िया बात है कि सिरोही जी ने भी टारगेट, वो मेरे को समझ नहीं आता कि सिद्धू मूसेवाला के गाने की बात क्यों शुरू हो गई। वो एक फिगर, एक जादुई आंकड़ा 295, अब वो गाने में था इसलिए आ गया या वो है इसलिए जो है गाने का कोट कर दिया, ये कांग्रेस ही बता सकती है। बट वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ एग्जैजरेट कर रहे हैं, ज्यादा हो रहा है। थोड़ा सा उसमें 100 की कमी कर लीजिए तब भी ठीक है, वो भी ज्यादा ही है मेरे हिसाब से, काफी ज्यादा है। तो पता चल जाएगा 12, 12:30 बजे तक। और ये बहस हम लोग जो कर रहे हैं आज, सिरोही जी मैं तो एक चीज जरूर कहूंगा कि ये जो आरोप आज आप लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। और एक और चीज आपने पिछले वक्तव्य में अभी ध्रुव राठी का भी नाम लिए बिना उसके टूल किट का भी उल्लेख किया, जो कि ठीक नहीं लगता है, वो अब सही नहीं है। उसके टूल किट का आपने मेंशन किया था, आपको पता है, मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं और ना मैं उसका कुछ और चर्चा उस पर करना चाहूंगा, बिकॉज वो व्यक्ति क्या है ये आप सब जानते हैं। यूट्यूब पे कमाई कौन कर रहा है ये भी आप जानते हैं, कौन कमाई करा रहा है ये भी आप जानते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर हैं। कम से कम जब देश की बात आती है तो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, चाहे मुरारी जी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। राहुल गांधी जी विदेश में जाते हैं, यूनिवर्सिटी बुलाती है, किस वजह से बुलाती है वो यूनिवर्सिटी ही बता सकती है, और वहां जाके वो देश के अगेंस्ट बात करते हैं, वो चीजें गलत हैं। जाने पे आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके वक्तव्य ऐसे हो जाते हैं जो कि देश विरोधी प्रतीत होते हैं। प्रतीत क्या होते हैं? होते ही है। आप वहां जाके देश को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है और मेरा ये कहना है। कम से कम इस चीज का ख्याल सभी पार्टियों को रखना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा पीछे कांग्रेस हो चुकी है, पहले नहीं था। एक जमाना जब आप इंदिरा जी और उनकी बात करेंगे तो उस समय की स्थिति और अभी की स्थिति में बहुत अंतर आ चुका है, और इस अंतर को सुधारने की जरूरत है। आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। केदार जी, आत्मचिंतन जरूरी है कांग्रेस के लिए, कह रही है बीजेपी। देखिए, वो ठीक बात है, कर्नल साहब ने कहा आत्मचिंतन तो करते ही रहना चाहिए। अगर हम आत्मचिंतन नहीं करेंगे तो ये तो लोकतंत्र को राजतंत्र बनाने में देर ही नहीं करेंगे, ये संवैधानिक मूल्यों को खत्म करने में देर ही नहीं करेंगे अगर हम लोग नहीं करेंगे। ये गरीब, ये हमारे सबके घर का जो पैसा है वो उठा के 2 लोगों को दे देंगे, हम लोगों की तो गरीबी बढ़ी जाएगी। यूं भी बांग्लादेश से हम लोग इनकम में कम हो गए। हमको आत्ममंथन करने की इसलिए जरूरत है कि सोनम वांगचुक उधर बैठे हुए हैं,
लद्दाख में शायद वो अभी ये लोग नहीं पहचान पाएंगे। वो 3 इडियट में बहुत बड़ाई की थी, उनने पानी आनी से लट्टू अट्टू जला दिया था। लट्टू समझते हैं ना सर, बल। वो बड़े ज्ञानी मानते थे हम लोग जब 3 इडियट फिल्म आई थी। अभी जब से वो आंदोलन कर रहे हैं, उनने 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन का जब वो बात कहा, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए वो विलन की तरह हो गए। तो हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है। अभी हमारे को आत्ममंथन इसलिए करने की जरूरत है कि 250 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। अरे टैक्स इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी इकट्ठा कर रहे हो, लोगों को पेंशन दे नहीं रहे हो, लोगों को रोजगार दे नहीं रहे हो, और 250 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। सर मध्य प्रदेश में तो हम गेट ठोकते हैं अलग अलग जगह जाके, अलग अलग एजेंसियों के, कि थोड़ा सा दोगे क्या, तनख्वाह देनी है, थोड़ा सा दोगे क्या। इस स्थिति पर अर्थव्यवस्था को लिया है, तो आत्ममंथन तो करने की जरूरत है। हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है कि मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर ग्रोथ तो ये बड़ी दिखा रहा है, फिर भी आत्महत्या में नंबर 2 और नंबर 3 आ गया। आत्ममंथन करने की जरूरत है साहब, आत्ममंथन करने की जरूरत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों से फसलें जो है वो 500 रुपए कम में बिक रही है। ठीक है सिरोही जी, माफ कीजिए आपको रोकना चाहूंगा। आप ही के नेता पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान सामने आया नतीजों के दिन, क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। मेरे ख्याल है 8 बजे के आसपास खुला होगा, अभी 8:30 हुआ है, तो एकदम से ये बात तो आप नहीं लेके आ गए। पर कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी के साथ, 5 न्याय के साथ जब देश में बातें चालू की, पूरे देश ने उस पर बात की, देश के प्रधानमंत्री ने उस पर बात की, पूरी भारतीय जनता पार्टी और मीडिया ने भी उस पर बात की। इसका मतलब था कि वो मुद्दे रिलेवेंट है। चिंता है इस बात की, चुनाव का रिजल्ट अपनी जगह है, वो जीतना ही चाहिए हर पार्टी को, हमें भी जीतना चाहिए, हमारा प्रयास भी पूरा है। पर देश किस दोराहे पे, वर्ल्ड वाइज देश के प्रधानमंत्री का जिस तरीके से उनको लेकर बड़े बड़े अखबारों में नेगेटिव लेख छप रहे हैं, सम्मान अपमान किसका हो रहा है, देश का हो रहा है। और जिस तरीके से देश के चुनाव प्रक्रिया पे बार बार सवाल उठ रहा है, चुनाव आयोग की। ठीक है, तो जीतू पटवारी बयान दे रहे थे मुरारी जी, लेकिन साफ तौर पर अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस जीत रही है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों का प्रयास होता है कि जीतना चाहिए, कांग्रेस का भी यही प्रयास है। क्या कहेंगे इस पर, क्या प्रतिक्रिया आपकी। देखिए जी, ये देश की जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है। जब देश आजाद हुआ तो लगातार कांग्रेस सत्ता में बनी रही, कांग्रेस को जनता चुनती रही। कांग्रेस अपने नेता के चेहरे के आधार पर, चाहे नेहरू जी हो, चाहे शास्त्री जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, इनके आधार पर वोट मांगती रही। राजीव गांधी जी जब 89 में चुनाव की शुरुआत किए तो राम मंदिर से, अयोध्या से उन्होंने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करी। इंदिरा गांधी जी वीर सावरकर की पूजा करती रही, वीर सावरकर का स्मारक बनाई, वीर सावरकर के नाम से डाक टिकट जारी करी। उस समय का कांग्रेस और आज का कांग्रेस को जनता बहुत अच्छे से देख रही है, बहुत अच्छे से समझ भी रही है। अगर मध्य प्रदेश की ही बात करें आप, तो मध्य प्रदेश में अगर दिग्विजय सिंह 10 साल सीएम थे, कैसे सीएम बने ये लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश के नेता जानते हैं कि बहुमत श्यामा चरण शुक्ल जी के साथ था, लेकिन किस ढंग से इस बहुमत को बदला गया। जैसे बहुमत आपका सरदार पटेल जी के साथ था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी बने, ये भी जनता देखी है, समझती है। ये पूरे लोगों को पता है कि उस समय की कांग्रेस और आज की कांग्रेस कैसी है। कांग्रेस बोलती कि हम सभी धर्मों को लेके चलते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी जब विदेश जाते हैं तो बोलते हैं कि हिंदू से ज्यादा खतरा है, आईएसआईएस से हिंदू ज्यादा खतरनाक है। जब वायनाड चुनाव लड़ने जाते हैं तो बोलते हैं कि उत्तर भारतीय मानसिक रूप से बुद्धि में बहुत कमजोर हैं, साउथ के लोग बुद्धि में बहुत तेज हैं, और मंदिर जो जाते हैं वो छेड़छाड़ करते हैं। कांग्रेस सरकार संसद के पटल पर भगवा आतंकवाद बोलती है, वहां के गृह मंत्री जी बोलते हैं। दुनिया भर की बातें जनता देखती है। 10 साल में कांग्रेस ने कितनी सरकारी नौकरियां दी, आज तक कांग्रेस के पास कोई डाटा नहीं है, कोई डाटा नहीं है। कितने घोटाले, आखिर भारतीय जनता पार्टी 2014 में चुनाव जीती तो वही 2G घोटाला, वही कॉमनवेल्थ घोटाला, वही स्पेक्ट्रम का घोटाला, वही कोयला घोटाला, वही भ्रष्टाचार, वही बेईमानी, चारों तरफ बम विस्फोट, बनारस हो, साउथ हो, आजमगढ़ में आतंकवादियों का नेटवर्क चलता हो, दिल्ली में जब आतंकवादियों को
हमारे पुलिस वाले सेना के लोग मारते हैं तो सोनिया गांधी रोती है। ये दुनिया भर की बातें 10 सालों में देश की जनता देखी, और देश की जनता जब ये महसूस करी कि किस तरह से कांग्रेस ने एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी का नारा तो देती थी, लेकिन किस तरह से हिंदुओं को टारगेट करी, किस तरह से सिर्फ राहुल गांधी जी 24 घंटा सिर्फ हिंदुओं को गाली बकते हैं, 24 घंटा। केदार जी, काफी आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगे, और सबसे बड़ी बात यह कि 10 साल जब आपकी सत्ता थी तब आपने युवाओं के लिए क्या किया, कितने रोजगार, कुछ नहीं किया। 10 साल ठीक है, जवाब भ्रष्टाचार के छोड़ केदार जी, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसीलिए बुरी तरह कांग्रेस से जवाब लेते हैं। केदार जी, बात रखें आपकी। अब ऐसा करते हैं, आज अगर बहुमत आ जाए एनडीए का तो मुरारी जी को प्रधानमंत्री बना दो, एक दिन के लिए बन जाओ आप नायक फिल्म की तरह। धन्यवाद। अरे मुरारी जी, क्रिकेट में छोटी बॉल से खेला जाता, 60 ग्राम की से, फुटबॉल से नहीं खेला जाता। क्या झूठ बोल रहे हो यहाँ पर आप कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह नेहरू जी को बना दिया? बिल्कुल, 14 वोट में नेहरू जी को एक भी वोट नहीं मिला था। 14 वोटों में नेहरू जी को एक भी वोट नहीं मिला था। ये रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड है, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है, मुद्दों पर बात करेंगे। ठीक है, पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, आप देख लीजिए। 14 कमिश्नर, चलिए इतना पीछे नहीं जाते हैं, फिलहाल वर्तमान में आते सीटों पर बात करते हैं। महात्मा गांधी ने जो बहुमत था उसको पलटा था, ये रिकॉर्ड में है। कृपया सच बोले, झूठ ना बोले। चलिए केदार जी से जवाब ले लेते हैं, केदार जी से जवाब ले लेते हैं, केदार जी से जवाब ले लेते हैं। केदार जी, बात रखिए आपकी जी। पहली बार कर्नल जी, आऊंगा आपके पास भी जरूर आऊंगा, पहले इनकी बात पूरी कर लेते हैं। चलिए ठीक है, मुरारी जी, केदार जी से जवाब ले लेते हैं। अकल की बात करो मुरारी जी, अकल की बात भाई करो। साहब, कांग्रेस यही तो अकल बांटने का सर्टिफिकेट लेके रखी है। अपना सबसे बड़ा मुरारी जी, जवाब लेता हूं आपसे। अपने नेता राहुल गांधी को दो अकल का। केदार जी आपकी बात रखें, केदार जी आपकी बात रखें, सीटों पर आपकी बात रखें। लोग यहाँ आके जो ये झूठ फैलाते हैं ना, उसी का दुष्परिणाम है। रिकॉर्ड है, अरे गूगल है, अभी ये न्यूज के अभी आप देख लो, लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं। गूगल करेंगे तो आप चलिए, कांग्रेस ने रोजगार नहीं दिया, इस पर बात कर रहे थे जी। करके आना, मैं ये कह रहा हूँ जी कि आप क्या बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं था। रोजगार क्यों नहीं था? फिर इतने पीओसी क्यों डेवलप हो गए? इतने लोग, आर्मी कितनी इतनी बड़ी कैसे हो गई? बैंकों में का नेशनलाइजेशन कैसे हो गया? मंडी कैसे बन गई? आप बताइए ना। थाने कैसे बन गए? स्कूल कैसे बन गई? अस्पताल कैसे बन गई? ऐसे हवा में ही बन गई? या आप प्रधानमंत्री बन जाओ तो वो 2G पे एकाधी को सजा जा हुई क्या? जेल में कौन है? कोई गया क्या? किसी एकाधी को जेल में भेजा क्या? कॉमनवेल्थ पे इन पे अभी आपने क्या कहा? अरे घोटाले तो आपके यहाँ हो रहे हैं, वो चंदा दो धंधा लो, किसमें हो रहा है? ये आप ही के में हो रहा है ना, आप ही की सरफरस्ती में हो रहा है। अरे पीएम केयर तक में तो पैसा खा गए हो, क्या बातें करोगे? एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ड्यूटी तो अडानी के हिसाब से लगाते हो, अभी क्यों चले कि इंपोर्ट ड्यूटी हटाइए? कल शेयर बाजार, परसों शेयर बाजार में क्या मैनिपुलेशन हुए? आप किससे बातें करते हो? स्कूलों को बेचने चल दिए, सरकारी संस्थाओं को बेचने चल दिए, किसानों की खेती को आप एक उद्योगपति के घर गिरवी रखने चल दिए। क्या बातें करोगे मुरारी साहब? ये जनता सब जानती है, उसी का परिणाम है। आप देख लीजिए, ये 400 पार की हवा निकलती जा रही है। जी कर्नल जी, जाते जाते आपसे ही फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे कि अभी तक जो ट्रेंड है उसमें हम देख रहे हैं कि राजगढ़ से दिग्विजय सिंह आगे हो गए, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे हैं, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ भी पीछे चल रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार जो राजगढ़ की सीट है ये बीजेपी के हाथ से जा सकती है और छिंदवाड़ा फतेह कर सकते हैं? राजगढ़ में दिग्विजय सिंह जी 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हारेंगे चुनाव। आज बता रहा हूं मैं आपको, अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। और दूसरी चीज जी, अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था 10 मिनट के अंदर आप देख लीजिए, सिरोही जी ने ध्यान देना चाहिए। एनडीए जिसको आप 272 पे दिखा रहे थे ओवरऑल, वो 292 पे है, और कांग्रेस को जिसको आप 252 पे दिखा रहे थे वो 227 पे आ चुकी है। ये 10 मिनट का अंतर है 25 सीट का। तो अब आप सोच लीजिए 20-25 सीट का अंतर 10 मिनट में आ गया है। तो वही मैं कह रहा हूं कि 12:30 बजे, 12-साढ़े 12 बजे तक चीजें सॉलिडिफाई हो जाएंगी और 2 बजे तक सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। जी अभी इसमें क्लैरिटी एक चीज की तो हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। ये तो क्लियर हो चुका है, क्योंकि 200 बीजेपी की जो टैली
आप दिखा रहे हैं वो एक भी बार डाउन नहीं आई है, बढ़ती ही जा रही है जी। तो वो कितनी सीट पे जाके रुकती है ये विषय है। कांग्रेस को ये देखना है कि 227 से कहां तक आ रहे हैं। मेरा अनुमान ये है कि ये 127 100 के आसपास रुक जाएंगे, उसके ऊपर कुछ नहीं होना है। ये डाउनफॉल ही अभी शुरू हो चुका है और कुछ नहीं है। 29 की 29 सीटें हम मध्य प्रदेश में जीतेंगे और राजगढ़ भी फतह करेंगे। चलिए, तो 29 सीटों पर क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी, कर्नल जी कह रहे हैं। फिलहाल कुछ देर में और नतीजे जो है स्पष्ट तौर पर सबके सामने होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश की बात हो गई, अब रुक कर लेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां से हमारे ब्यूरो हेड शत्रुघ्न जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शत्रुघ्न जी, यूपी में भी हम देख रहे हैं लगातार जो ट्रेंड है वो ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन आपका विश्लेषण क्या कहता है कि एग्जिट पोल में जो रुझान सामने आए थे लगभग दोपहर के 12 बजे तक, क्या वो एग्जैक्ट साबित होंगे? किस तरह का ट्रेंड अभी उत्तर प्रदेश की सीटों पर देखने को मिल रहा है? देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्या था कि सभी सीटों पर नेट टू नेट फाइट थी और जो साइलेंट वोटर था, जो हम लोग फर्स्ट टाइम पहले भी मैंने बताया था कि जो साइलेंट वोटर है वो डिसाइड करेगा कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सीट जीतेगी, क्योंकि सभी सीटों पर नेट टू नेट फाइट था। जो ओपन वोटर था वो बराबर था। अब जो एग्जिट पोल आए थे तो उससे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को, वो साइलेंट वोटर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, लेकिन जो अभी तक रुझान आए हैं उससे ये एकदम स्पष्ट हो गया है कि जो साइलेंट वोटर था उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया हुआ है, उन्होंने इंडी गठबंधन को वोट किया हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी तरीके का अगर ये फाइट चली तो आगे चल के हो सकता है कि इंडी गठबंधन को और फायदा मिले, क्योंकि साइलेंट वोटर जिधर गया है, अगर वो एक ठोक में गया हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि कुछ मजबूत सीट थी जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। जब वहां पे भी जब अगर भारतीय जनता पार्टी लूज कर रही है, जैसे कि एक लखनऊ से लगी हुई सीट है, यहाँ पे बाराबंकी है, वहां पे जो है लूज कर रही है। एक आपके मोहनलालगंज है, बिल्कुल लखनऊ से लगी हुई सीट है, यहाँ पे राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे थे, उनका फायदा जो है यहाँ पे मोहनलालगंज सीट पे मिल रहा था। लेकिन जो अभी रुझान आ रहे हैं, उन रुझानों से मुझे लग नहीं रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें जो साइलेंट वोटर है उन्होंने वोट किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रुझानों के हिसाब से बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है। पहले ऐसा लगता था कि जो हाई सीट है, जैसे समाजवादी पार्टी के मुखिया के परिवार की जो 5 सीट्स हैं, वो सीट हो गई, रायबरेली सीट हो गई, इन्हीं पे अकेली ये फाइट होगी। और एक गाजीपुर की हो गई अफजल अंसारी की, और 1-2 सीट जहाँ पे मोहम्मदन और यादव जो है बहुतायत संख्या में, जहां मोहम्मदन 40% से एबव है, वो सीट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इंडी गठबंधन को मिलेंगी। लेकिन जो रुझान आ रहा है उससे लग रहा है कि जो साइलेंट वोटर है उन्होंने इंडी गठबंधन को वोट किया हुआ है। तो ऐसा लग रहा है टैली भारतीय जनता पार्टी की और डाउन आने की संभावना है, जो अभी तक का रुझान दिखाई दे रहा है। जी जी, शत्रुघ्न जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आ रही है जी। ये उत्तर प्रदेश के जो परिणाम हैं वो ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को के लिए एक बड़ा सेटबैक है, बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है। इसकी वजह क्या देखते हैं, क्यों हो रहा है ऐसा, या ये शुरुआती रुझान है, ये बाद में बदलेंगे, इसकी भी संभावना है क्या? देखो, फाइट तो नेट टू नेट है, बहुत ज्यादा टफ फाइट थी। पहले ही बोल रहा था मैं कि जो सभी सीटों पर नेट टू नेट फाइट है, जो साइलेंट वोटर है वो डिसाइड करेगा कि किधर जो है जीत मिलेगी। लेकिन मुझे जो लग रहा है, अभी तक साइलेंट वोटर है जो, उसने वोट किया हुआ है इंडी गठबंधन को। साइलेंट वोटर ने, जैसे एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि साइलेंट वोटर जा रहा है, जैसे मैं भी यही सोच रहा था कि साइलेंट वोटर ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, तो इसलिए एग्जिट पोल ये शो कर रहे थे। लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से यहाँ पे लैंडस्लाइड विक्ट्री होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे साइलेंट वोटर ने वोट किया। अब इसमें मैं एक चीज कह सकता हूँ कि जो समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके की सीट वो अपने जो प्रत्याशी उतारे थे, उन्होंने बहुत अच्छे प्रत्याशी उतारे थे, जातिगत कैलकुलेशन उनकी बहुत अच्छी उन्होंने करके प्रत्याशी उतारे हुए थे। इसका फायदा जो है अभी आपको रुझानों में दिखाई दे रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन ये मैं कहूंगा कि जिस तरीके की फाइट है, तो ये लगभग 3-3:30 बजे तक ये चलेगा। ये 12-1 बजे तक खत्म होने वाली फाइट नहीं है कि 12 बजे तक खत्म हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है ये 3-3:30 बजे तक ऊपर नीचे, और ये जो सेटल होगा जाके, वो 3-3:30 बजे तक चुनाव चलेगा।
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट तक नेट टू नेट फाइट चलेगी, जैसा अभी तक दिखाई दे रहा है। और जो अखिलेश यादव ने जो एक मैसेज देने की कोशिश करी, सभी जातियों के प्रत्याशी उतारे, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको, और दूसरा क्या है कि जो वोट परसेंटेज कम पड़ा गर्मी की वजह से, तो उसमें जो समाजवादी पार्टी का वोट है वो उन्होंने वोट किया, और जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो उन्होंने वोट नहीं कर पाए क्योंकि गर्मी थी। उन्होंने ये सोचा कि अरे मोदी तो जीत ही रहे हैं। उसका रिजल्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि सीधा सीधा दिखाई दे रहा है इसमें रुझानों में, और आगे ये 3 साढ़े 3 बजे तक चलने की मुझे संभावना लग रही है, क्योंकि ये जल्दी कहीं कोई सीट एकदम क्लियर नहीं है कि एकदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कभी कोई आगे हो रहा है कभी पीछे हो रहा है। तो मुझे लग रहा है 3 साढ़े 3 बजे तक ये चलेगा, तभी पिक्चर क्लियर होगी। अभी तो नेट टू नेट फाइट है, और वोट परसेंटेज में भी समाजवादी पार्टी का, इंडी गठबंधन का और भाजपा के वोट में ज्यादा अंतर नहीं रहना है। बहुत 1% के वोट का ऊपर नीचे होना है, क्योंकि विधानसभा में भी 1% के वोट से ही हुआ था। तो बहुत नेट टू नेट फाइट है। तो 3 साढ़े 3 बजे तक मुझे लग रहा है वेट करना पड़ेगा कि एक्चुअल टैली क्या आती है। और कहीं ना कहीं ये तो दिखाई दे गया कि उत्तर प्रदेश के लिए एग्जिट पोल फेल हो गए हैं, फेल है, क्योंकि लैंडस्लाइड विक्ट्री थी वो कहीं यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। साइलेंट वोटर ने वोट किया है इंडी गठबंधन को, ये सारा रुझान में दिखाई दे रहा है। जी हम देख पा रहे थे कि वाराणसी के शुरुआती जो रुझान थे वो भी पक्ष में नहीं आए थे। क्या ये सही है क्या, और क्या ऐसी स्थिति थी कि अभी क्या स्थिति है? मोदी कितने आगे हैं या पीछे हैं? अभी आगे चल रहे हैं। एक्चुअली उस समय क्या है कि जो मुसलमान वोट है उन्होंने बिल्कुल इकट्ठा एक साथ वोट किया हुआ है, और उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे पोल हैं, कई सारे बूथ हैं जहां पे जैसे अगर 2000 का पोल है तो 2000 में 2000 जो है इंडी गठबंधन को वोट मिलेगा। ऐसे ऐसे पोल हैं जहां पे मोहम्मदन का पूरा अगर वोट है वहां पे, तो जो वोट निकलेगा वो पूरा का पूरा उनका निकलेगा। तो अगर कहीं जो है 2 वोट ऐसे बूथ खुल गए तो वो 4000 से आगे वहां पे हो ही जाना है। लेकिन ये है ओवरऑल जो है, हालांकि नरेंद्र मोदी जी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए और अभी आगे चल रहे हैं, लेकिन हाँ एक टाइम पे जो ये ओपन ऐसे वोट हुए थे जहां पे वो पीछे हो गए थे। तो अभी मैं एक बात कहूंगा, जो साइलेंट वोटर है एक तो उसका इफेक्ट, तो दूसरा जो समाजवादी पार्टी का और इंडी गठबंधन का वोट है वो पूरा एक मुश्त इकट्ठा पड़ा हुआ है, और उन्होंने अपना वोट परसेंटेज अच्छा डाला। गर्मी का प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के वोटर के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, वो रुझानों में भी दिखाई दे रहा है।